आज हम न केवल फर्स्ट एफोरिज्म को समझेंगे बल्कि समझेंगे इसके फुट नोट को भी और जानेंगे कि इसे लिखने का मकसद क्या है, मिशन से डॉक्टर हैनीमैन का क्या मतलब है और क्योर किसे कहते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि आज के समय में इस एफोरिज्म और इसके फुट नोट की क्या इम्पोर्टेंस है और हम अपनी प्रैक्टिस में इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं डॉक्टर हैनीमैन की मैग्नम ओपस ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन से aphorism number 1, which is the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed. सरल शब्दों में एक फिजिशियन की भूमिका होती है एक बीमार को स्वस्थ करना, उसे वेल बीइंग की स्टेट में लेकर आना। बड़ी ही ऑब्वियस सी बात है, कौन नहीं जानता कि एक डॉक्टर का क्या काम होता है? मरीज को ठीक करना। जो बात सभी जानते हैं उसे इस तरह लिखकर बताने की क्या ज़रूरत है, वो भी इतनी इम्पॉर्टेंट बुक की बिल्कुल शुरुआत में। ज़रूरत है क्योंकि बात जितनी साधारण लग रही है उतनी है नहीं। डॉक्टर हैनीमैन कई भाषाओं में पारंगत थे और शब्दों के चयन को बहुत गंभीरता से लेते थे। तो इस एफोरिज्म के असली मतलब को समझने के लिए हमें इसके हर एक शब्द को समझना होगा और उसके पीछे छुपे गूढ़ अर्थ को समझना होगा। इसके लिए पहले हम इस एफोरिज्म को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं और फिर उनका अर्थ समझते हुए चलते हैं। पहला भाग है द फिजिशियन। एक फिजिशियन होने का क्या मतलब होता है? जब हम आगे के एफोरिज्म्स पढ़ेंगे तो वहाँ डॉक्टर हैनीमैन ने डिटेल में बताया है कि एक फिजिशियन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फिलहाल हम इतना जान लें कि एक फिजिशियन वो होता है जो हील करना जानता है, बीमारियों को क्योर करना जानता है और इसके लिए कमिटेड होता है, जिसके पास साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ मरीज के लिए कंपैशन भी होता है। दूसरा भाग है हाई एंड ओनली। हाई एंड ओनली कहकर यहाँ इस बात पर जोर दिया गया है कि एक फिजिशियन के दिमाग में ये बात एकदम साफ होनी चाहिए कि अल्टीमेटली उसे करना क्या है, उसका सर्वोच्च और एकमात्र उद्देश्य क्या है, ताकि उसके मिशन से उसका ध्यान ना भटके। तीसरा भाग है मिशन। क्यों एक फिजिशियन का ध्यान नहीं भटकना चाहिए? क्योंकि वो एक मिशन पर है, एक महत्वपूर्ण मिशन पर, जहाँ ध्यान भटकने का परिणाम बहुत घातक हो सकता है। यहाँ शब्दों के चयन पर ध्यान दें। उन्होंने गोल या एम नहीं कहा, उन्होंने कहा मिशन। ऑर्गेनन के वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंस होता है मिशन और गोल में, तो आज इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। एक मिशन वो विचारधारा है जो आपके किसी कार्य के पीछे छुपे पर्पस को बताती है, आपकी सोच को बताती है। एक बार जब आप अपना मिशन या उद्देश्य निर्धारित कर लेते हैं तो फिर आप उसे अकम्प्लिश करने के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं। आप कुछ छोटे छोटे पड़ाव डिसाइड करते हैं और एक एक कर उन्हें पार करते जाते हैं। ये पड़ाव ही आपके गोल्स होते हैं और हर गोल को पार करने के बाद आप अपने मिशन के और पास आते जाते हैं। यानी मिशन एक ब्रॉडर टर्म है जो गाइड करता है आपकी हर क्रिया को और जो आपको मोटिवेट करता रहता है आगे बढ़ते रहने के लिए। दूसरी तरफ गोल मोर स्पेसिफिक टर्म है। ये वो पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जो आपको मिशन अकम्प्लिश करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, आज यदि आप सोचते हैं कि आज से मेरे जीवन का मिशन होगा अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना, तो क्या आप सीधे जाकर एलओसी पर बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे? नहीं, आप एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे। सबसे पहले आप सोचेंगे कि सीमा की रक्षा कौन करता है? देश की सेना करती है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी सेना का हिस्सा बनना है, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। फिर आप सेवा में भर्ती होने के लिए खुद को तैयार करेंगे। आप खुद के लिए गोल सेट करेंगे कि आपका वेट इतना होना चाहिए, आपका फिजिकल स्टेमिना इतना होना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके सेना में। सेलेक्ट होने के बाद आप अगला गोल सेट करेंगे कि आप बेसिक ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करें। फिर जब आप एक सोल्जर बन जाते हैं तो आप गोल सेट करेंगे
कि आपको जो भी मिलिट्री ऑपरेशन दिया जाएगा आप उसे सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। तो इन सभी गोल्स को अचीव करते समय जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो है आपका मिशन कि मुझे देश की सीमाओं की रक्षा करना है। यही मोटिवेशन, यही डेडिकेशन और यही एकाग्रता डॉक्टर हैनिमैन एक फिजिशियन में चाहते हैं कि वो अपने प्रोफेशन को एक काम ना समझे, एक मिशन समझे। चौथा भाग है रीस्टोर द सिक टू हेल्थ। रीस्टोर करने का मतलब तो आप जानते हैं, यानी पहले जैसा करना। और यहाँ किसे रीस्टोर करना है? मरीज को, यानी बीमार होने से पहले एक व्यक्ति जैसा था, फिजिशियन को फिर से उसे वैसी ही अवस्था में लेकर आना है। वही उसकी स्टेट ऑफ हेल्थ है, यानी केवल उसके कुछ प्रोमिनेंट सिम्टम्स को ठीक करके टेम्पररी रिलीफ नहीं देना है, उसकी पूरी बीमारी को जड़ सहित हटाना है। पांचवा भाग है टू क्योर एज इट इज टर्म्ड, यानी एक बीमार व्यक्ति को रीस्टोर करके उसे हेल्थ की अवस्था में लेकर आने की इसी पूरी प्रक्रिया को ही एक टर्म दिया गया है जिसे कहते हैं क्योर। यहाँ डॉक्टर हैनिमैन पक्का कर रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो इस बारे में कि क्योर का सही मतलब क्या होता है। हम कब मानेंगे कि हमने पेशेंट को क्योर कर दिया है? टेम्पररी रिलीफ के बाद नहीं, सप्रेशन या पैलिएशन के बाद भी नहीं। जब हमने पेशेंट को रीस्टोर कर दिया हेल्थ की उस स्टेट में जहां वो बीमार होने से पहले था, केवल तभी हम कह सकते हैं कि हमने पेशेंट को क्योर कर दिया। अब जब हम इन सभी भागों को मिलाकर इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि एफोरिज्म 1 एक पावरफुल स्टेटमेंट है। इसमें डॉक्टर हैनिमैन दुनिया भर के फिजिशियंस को उनका मेन पर्पस याद दिला रहे हैं। उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो एक मिशन पर हैं, क्योर के मिशन पर, जिसके लिए ज़रूरी है कि बीमारी को जड़ सहित नष्ट किया जाए, ना कि पेशेंट को केवल टेम्पररी रिलीफ दिया जाए। इसके बाद डॉक्टर हैनिमैन एक बड़ा सा फुटनोट लिखते हैं ये बताने के लिए कि इस मिशन में हमें क्या नहीं करना है। एफोरिज्म में उन्होंने बताया कि क्या करना है और फुटनोट में बता रहे हैं कि क्या नहीं करना है। ऑपोजिट्स के साथ कंपेयर करने पर बात और भी साफ हो जाती है और अच्छी तरह से समझ आ जाती है। जैसे सफ़ेद को समझने के लिए काले को समझना ज़रूरी है, या जैसे सुख का महत्व समझने के लिए दुख का सामना करना ज़रूरी है। तो ये रहा फुटनोट। इस फुटनोट के माध्यम से डॉक्टर हैनिमैन क्या बताना चाह रहे हैं, आइए उसे समझते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि फिजिशियन किसी डिसीज़ के कारण का गलत अनुमान लगा लेते हैं और इस अनुमान के आधार पर ट्रीटमेंट देना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की सेहत में फ़ायदा होने की जगह नुकसान अधिक होने लगता है। डॉक्टर हैनिमैन के समय में ऐसी कई थियोरीज और प्रैक्टिसेस प्रचलन में थी, जिसका एक उदाहरण है ब्लड लेटिंग, जो ह्यूमरल थ्योरी पर आधारित थी, जिसके अनुसार जब हमारे शरीर का ब्लड इम्प्योर हो जाता है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं, और यदि यही इम्प्योर ब्लड शरीर से किसी तरह निकाल दिया जाए तो बीमारियां भी शरीर से निकल जाएंगी। इस अनुमानित थ्योरी को आधार मानकर कई तरह की प्रैक्टिसेस चलने लगी, जिसमें किसी न किसी माध्यम से शरीर से सो कॉल्ड इम्प्योर ब्लड निकाला जाता था, जैसे लीचिंग, कपिंग, वेनेसेक्शन एट्सेट्रा, जिसका रिजल्ट ये होता था कि डिसीज के कारण जो व्यक्ति ऑलरेडी वीक हो चुका होता था वो ब्लड लेटिंग के कारण और भी वीक हो जाता था। उसकी डिसीज से लड़ने की कैपेसिटी और भी कम हो जाती थी और अक्सर इसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती थी। 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच ब्लड लेटिंग की प्रैक्टिसेस अपने पीक पर थी, जो केवल आम लोगों की ही नहीं बल्कि बहुत से प्रभावशाली व्यक्तियों की भी डेथ का कारण बनी। इनमें से कुछ फेमस नाम हैं अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन, इंग्लैंड के फॉर्मर किंग चार्ल्स II और फेमस वेस्टर्न म्यूजिक कंपोजर W.A. मोज़ार्ट। जॉर्ज वॉशिंगटन 69 ईयर्स के थे जब उनकी डेथ हुई और उनकी डेथ के 13 घंटे पहले ही करीब 2.5 लीटर ब्लड उनके शरीर से निकाला गया था।
उनके पूरे ट्रीटमेंट के दौरान 3.75 लीटर खून निकाला गया, जो उनके पूरे शरीर के ब्लड का 53% था। इसलिए ब्लड लेटिंग उनकी डेथ का एक बड़ा कारण माना जाता है। किंग चार्ल्स सेकंड के गाउट और लेग अल्सर को ट्रीट करने के लिए उनके जीवन के आखिरी 3 दिनों में कपिंग और ब्लिस्टरिंग के द्वारा शरीर से करीब 1.12 लीटर खून निकाला गया। उस समय उनकी उम्र 55 वर्ष थी। मोजार्ट तो केवल 35 वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई। वैसे तो वो 18वीं शताब्दी के म्यूजिशियन थे, लेकिन आज भी उनका म्यूजिक बहुत फेमस है। आपने भी उनका कोई ना कोई कॉम्पोजिशन ज़रूर सुना होगा। उनके रूमेटिक फीवर को ट्रीट करने के लिए अग्रेसिव ब्लड लेटिंग की गई, जो उनकी डेथ का एक बड़ा कारण बनी। इन सब के ट्रीटमेंट और डेथ के बारे में और जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। इससे आप उस समय की और भी कई माल प्रैक्टिसेस को जान सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये तो 20वीं सदी से पहले की बात है, अब थोड़े ही इस तरह की थियरीज चलती हैं। आज सभी जानते हैं कि ब्लड हमारा वाइटल फ्लूइड है, तो फिर डॉक्टर हैनीमैन की ये बात आज हमारे किस काम की है? पर यही तो बात है, आज भी मेडिकल वर्ल्ड में कई ऐसी थियरीज प्रचलित हैं और इनके आधार पर ट्रीटमेंट्स भी चल रहे हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स बेनिफिशियल से ज़्यादा हार्मफुल हैं। कैसे? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, इसके कॉज के पीछे जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थियरी है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ रहता है, यानी हाइपरग्लाइसीमिया। हालांकि डाइट, लाइफस्टाइल और हेरिडिटरी फैक्टर्स को भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन इनका रोल रिस्क फैक्टर्स के रूप में माना जाता है, यानी मेन कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस ही रहा। अब देखते हैं कि आज के समय में टाइप 2 डायबिटीज के लिए कॉमन प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है। मेटफॉर्मिन, ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करने और शुगर लेवल्स को कम करने के लिए दिया जाता है। सल्फोनिलयूरियाज, इसे पैनक्रियास से इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दिया जाता है। DPP-4 इनहिबिटर, इसे ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करने के लिए दिया जाता है। SGLT2 इनहिबिटर्स, इन्हें किडनी के थ्रू ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से निकालने के लिए दिया जाता है। और इंसुलिन थेरेपी, ये तब दी जाती है जब ओरल मेडिकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस के बाद भी ब्लड शुगर लेवल्स इम्प्रूव नहीं होते। ये तो हुई मेडिकेशंस। इसके अलावा रेगुलर शुगर लेवल टेस्टिंग की जाती है, साथ ही लाइफस्टाइल रेगुलेशन भी किया जाता है, जिसमें लो शुगर डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और वेट मैनेजमेंट की सलाह दी जाती है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? इस ट्रीटमेंट प्लान में तो कॉज को भी ट्रीट किया जा रहा है, शुगर लेवल्स की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रॉब्लम है इसकी थियरी, जिसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का सेंटर मेनली ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना है। सारे मेडिकेशंस इसी को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं। लाइफस्टाइल में भी उन्हीं चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है जो शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करती हैं, जैसे लो शुगर डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज। और रेगुलर मॉनिटरिंग भी केवल शुगर लेवल्स की जा रही है। ये ट्रीटमेंट देखने में होलिस्टिक लग सकता है, लेकिन इसका फोकस सिर्फ एक पॉइंट पर है, ब्लड में शुगर लेवल्स को कम करना। अब ऐसा करने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। जून 2008 में द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, जिसे एक्शन टू कंट्रोल कार्डियोवास्कुलर रिस्क इन डायबिटीज यानी अकॉर्ड स्टडी ग्रुप ने लिखा था। इसमें उन्होंने 10,000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स पर स्टडी की, जिनमें से आधों को इंटेंसिव थेरेपी दी गई, जिनमें उनका HbA1c 6% से कम रखा गया, और आधों को स्टैंडर्ड थेरेपी दी गई, जिसमें उनका HbA1c 7 से 7.9% के बीच रखा गया। ये स्टडी 3.5 साल तक चली और नतीजे चौंकाने वाले थे। जिन पेशेंट्स को इंटेंसिव थेरेपी दी गई, यानी जिनका ग्लूकोज लेवल स्ट्रिक्टली 6% से कम रखा गया, उनमें मोर्टालिटी रेट यानी मृत्यु दर ज़्यादा पाई गई उन पेशेंट्स के मुकाबले जिन्हें स्टैंडर्ड थेरेपी दी गई, यानी जिनका ग्लूकोज लेवल केवल मॉडरेटली कंट्रोल किया गया था। ये स्टडी केवल 3.5 साल तक इसलिए चली क्योंकि इसके बाद हाई मोर्टालिटी रेट देखकर पेशेंट्स की इंटेंसिव थेरेपी बंद करनी पड़ी। इस स्टडी के बाकी डिटेल्स जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जा सकते हैं। तो आखिर कहाँ गड़बड़ी हुई?
टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ब्लड शुगर लेवल भी हाई हो जाता है, तो हमने उसी को तो ट्रीट किया, तो फिर रिजल्ट्स फेवरेबल क्यों नहीं मिले? कारण वही है, इसके पीछे की थियरी। हम सारा ट्रीटमेंट मेनली इस आधार पे कर रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही डायबिटीज का रूट कॉज है। हेरिडिटी और लाइफस्टाइल केवल इसका रिस्क बढ़ाते हैं, इसलिए प्रॉपर मेडिकेशन केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए ही दिया जा रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए तो केवल एडवाइस किया जा रहा है। लेकिन यदि ये थियरी सही नहीं हुई तो? हालांकि अकॉर्ड ग्रुप की स्टडी ने तो क्लियर कर ही दिया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर लेवल को ट्रीट करने से फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की पहले बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे थे, कौन सी प्रक्रिया के चलते पैनक्रियाज में गड़बड़ी शुरू हुई थी, जर्नी ऑफ डिसीज क्या थी, क्या इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए? इसलिए डॉक्टर हैनीमैन होलिस्टिक हेल्थ पर जोर देते हैं। डायबिटीज का तो शरीर पर वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है, तो क्यों केवल ब्लड शुगर लेवल ही मॉनिटर किया जा रहा है? ट्रीटमेंट का पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इसे मॉनिटर नहीं किया जाना चाहिए? इसीलिए डॉक्टर हैनीमैन इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट की भी बात करते हैं। सबका शरीर बीमारियों पर एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं देता, तो क्या ट्रीटमेंट पर एक जैसा रिजल्ट शो करेगा? फिर क्यों सभी को एक जैसा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है? और प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्यों आए दिन नई नई थियोरीज बनाई जाती हैं। हर साइंस प्रूव होने से पहले थियोरी ही होता है। प्रॉब्लम ये है कि उस थियोरी के आधार पर किया गया ट्रीटमेंट यदि सही रिजल्ट्स नहीं दे रहा है या फायदे से ज्यादा पेशेंट की हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, तब भी वही ट्रीटमेंट क्यों चलन में है? मेडिकल वर्ल्ड में पहले भी ये हुआ है और आज भी यही हो रहा है। ज्यादातर फिजिशियंस अपनी अपनी थियोरीज को जस्टिफाई करने में व्यस्त हैं। एक स्पेशलिस्ट केवल एक ऑर्गन पर फोकस करता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट केवल एक्सरसाइज पर जोर देता है, एक न्यूट्रिशनिस्ट केवल फूड पर फोकस करता है, और ये सभी यही एश्योरेंस देते हैं कि केवल ये एक चीज ठीक कर लेने से पेशेंट क्योर हो जाएगा। होम्योपैथिक कम्युनिटी भी ज्यादातर इसी तरह बटी हुई है। एक मेंटल प्रिस्क्राइबर केवल मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पर क्योर अचीव करना चाहता है, एक फिजिकल प्रिस्क्राइबर केवल फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पर, और एक थेराप्यूटिक प्रिस्क्राइबर केवल सो कॉल्ड नेम ऑफ डिसीज के आधार पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। क्या ये सभी जानते नहीं, या शायद जानकर भी मानते नहीं कि ना तो डिसीज किसी एक कारण से पैदा होती है, ना ही क्योर किसी एक पहलू पर फोकस करके अचीव की जा सकती है। दूसरी ओर आज ऐसे भी फिजिशियंस मौजूद हैं जो होलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच का महत्व समझते हैं और उसे अपनाते भी हैं, और केवल यही फिजिशियंस अपने पेशेंट्स को सही मायनों में क्योर कर पा रहे हैं। फिर चाहे वो किसी भी पैथी से हो, चाहे वो होम्योपैथ हो, एलोपैथ हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो या न्यूट्रिशनिस्ट हो, जो अपने पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं और जो हर पेशेंट को उसकी स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग टेलर्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वही सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे पा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर हैनीमैन ने फर्स्ट एफोरिज्म में ही क्लियर कर दिया है कि हम फिजिशियंस कौन हैं और हमारा मिशन क्या है, ताकि जो भी इस बुक को पढ़ रहा है वो जान जाए कि यहाँ हम किस बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके आगे के एफोरिज्म्स में वो यही बताने वाले हैं कि अपने इस मिशन को यानी क्योर को कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसे करने के दौरान कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज आती हैं और उन डिफ़िकल्टीज को कैसे रिजॉल्व किया जाए। यही इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के इस फर्स्ट एफोरिज्म की। पर कितने अफसोस की बात है कि जिस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की बात डॉक्टर हैनीमैन ने 200 साल पहले की थी, आज उनकी होम्योपैथी पर ही एविडेंस बेस्ड ना होने के आक्षेप लग रहे हैं, जबकि उन्होंने इसकी खोज ही ड्रग प्रूविंग के थ्रू एविडेंस इकट्ठा कर कर के की थी। सो होम्योपैथ्स, हम सब जानते हैं कि होम्योपैथी कितनी सक्षम पद्धति है, लेकिन अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रैक्टिस और रिसर्चेस के थ्रू ऐसे एविडेंस शो करें जिससे होम्योपैथी से ये लांछन हटाया जा सके। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगा है तो इसे शेयर करें और होम्योपैथिक कम्युनिटी को सपोर्ट करें। हम जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, लेट्स होम्योपैथी।